हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, ठीक है, और 1892 के अधिनियम तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वह है मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसको एक नाम और दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं, दोनों आपको ध्यान रखने। मार्ले मिंटो सुधार कब आया या भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, कोई भी नाम ले ले, एक ही बात है, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखो, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान रखने हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक घटनाक्रम आप देखो तो 1905 में एक घटना घटती है, सबको पता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन। किसने किया था? कर्जन ने। ठीक है, और आधार क्या बताया कि बंगाल का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो इस पर प्रशासन करने में थोड़ा सा समस्याएं आ रही, इसलिए बांटा। जबकि वास्तविकता कुछ और थी। बंटवारा इसका तो जो था वो धर्म के आधार पर था। ठीक है, मुस्लिमों को और हिंदुओं को अलग करना, बांटना। ठीक है, तो बंटवारा हुआ। ठीक है, इसके बाद 1906 में एक और घटना घटी। क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग का गठन हो गया, है कि नहीं। और 1907 में एक आपको पता है सूरत अधिवेशन, बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन है, अक्सर एग्जामिनर की नज़र इसमें रहती है। सूरत अधिवेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया भैया। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। अच्छा, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक, तो मैंने जब कांग्रेस का गठन की बात मैंने आपसे की थी तो मैंने क्या बताया था कि अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग को अपने साथ लेना चाहा जो उनकी बातों को भारतीय, जो आम भारतीय थे, उन तक पहुंचाए और उनको कन्विंस करे। भारतीयों की बात तो भारतीय मानेंगे ही। ठीक है, लेकिन अब अच्छा, कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारी मांगे जो हैं धीरे धीरे क्रमिक रूप से अंग्रेज मानते चले जाएंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा, तो दोनों के फायदे इसमें दिख रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 1906 तक आते आते कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली और कुछ ऐसे घटनाक्रम विश्व में भी हुए, जैसे फारस है, टर्की है, इनमें सब में जब छोटे छोटे आंदोलन हुए तो हुआ क्या कि कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ज़्यादा जोश से भरे हुए थे कि नहीं, अंग्रेजों से मांगिए मत, हम छीन लेंगे उनसे हमको जो भी चाहिए। ठीक है, मांगना बहुत हो गया भाई, 85 से और 1907 तक आप आ गए हैं। ठीक है, लगभग 20-22 साल हो गए हैं, कब तक मांगेंगे? ठीक है, तो इसी मांग को लेकर कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर कांग्रेस का जो ऐसा एक समुदाय था जो बहुत ही शांत विचारों वाला था, शांति पसंद था, तो सहमति नहीं बनी और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी थीं, ठीक है, जिनके द्वारा क्या हुआ, हम जो सुधार चाहते थे लेकिन इन घटनाओं की वजह से वो बाधा बन रहा था। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने कहा कि जो एकता है इसको पहले तोड़ दो, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, भारत की राष्ट्रीय एकता जो है वो उसको तोड़ दो। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसी को आधार बनाकर जो है मुस्लिम लीग बना दी गई। ठीक, और उसी के बाद तुरंत जो है सूरत में कांग्रेस बट गई। तो ये कुछ घटनाक्रम घटे और इसी को देखते हुए, ठीक है, अंग्रेजों ने जो ये अधिनियम पेश किया इसमें कुछ और काम किए, यानी इस जो बंटवारे की राजनीति थी इसको थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो मुख्य रूप से जो पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा आपका वो ये बनेगा कि जो भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, ये किसकी रिपोर्ट पर आया था, किसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जब ये पारित किया गया था? तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति हैं अरुणडेल, सर अरुणडेल इनको बोलते हैं। अरुणडेल समिति बनी और इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर
इसको जो है पारित किया गया। अच्छा, यहाँ मार्ले और मिंटो कल भी मैंने बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ये मार्ले कौन है और मिंटो कौन है? तो भारत सचिव हैं एक, ठीक है, और एक कौन है आपके वो वायसराय, ठीक है। तो मार्ले जो है ये भारत सचिव हैं और मिंटो जो है ये वायसराय है, ठीक। इसको ध्यान रखिए। ये जो है ब्रिटेन की संसद का एक सदस्य होता था और ये क्या होता था? महारानी जो या सम्राट या क्राउन है उसका एक प्रतिनिधि होता था जो यहाँ भारत में कार्य करता था। तो अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अरुंडेल समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और एक ये प्रस्ताव पारित किया गया। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई, तो यहाँ से 2 या 3 बातें ही आपको ध्यान रखनी है। प्रोविजन तो बहुत सारे थे, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसी दृष्टि से हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, पहली चीज क्या थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की गई। अब ये क्या है, इसमें किया यह गया कि मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। यानी यहीं से एक पॉलिसी अंग्रेजों ने अपनाई, क्या? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ठीक है। यानी फूट डालो राज करो, ठीक। और यही चलकर आगे भारत के विभाजन का एक कारण भी बना। इसको भी माना जाता है कि ये भी भारत के विभाजन में एक कारण के रूप में माना जाता है, ठीक है। मुस्लिम लीग बन चुकी थी, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी यह संस्था, ठीक है। और उसी के तहत फूट डालो राज करो का एक कॉन्सेप्ट और दे दिया। मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन या उनको पृथक कर दिया गया, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया गया, उनकी निर्वाचन प्रणाली जो थी, मुस्लिमों को मुस्लिम चुनने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इस तरह से ये एक क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम जो एकता, अब अंग्रेजों को पता था कि अगर दोनों साथ रहेंगे तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल है, इनको बांट दो। और आप ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर आपको शासन करना है तो अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे, लोगों को बांट के नहीं रखेंगे, तो आप लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। जब ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, तो ये जो महोदय हैं मिंटो, जो ये वायसराय हैं, इन्होंने मार्ले को लिखा था एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहीं पर है और स्टेटमेंट क्या है, इसको आप चाहो तो सशब्द में लिख देता हूं यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मार्ले और मिंटो ये 2 लोग थे, ठीक है। तो मिंटो एक चीज लिखता है मार्ले को, क्या कहता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा, जिसका परिणाम भीषण होगा, ठीक है। यानी मिंटो को यही पता लग गया था कि भैया ये जो डिवाइड वाली थ्योरी है बहुत गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजों ने इसको अपने लिए एक अवसर समझा कि अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो अरुंडेल समिति की रिपोर्ट में सीधे कहा गया था कि अगर भारतीय एक रहे या इनकी एकता को नहीं तोड़ा गया तो फिर हमारा शासन करना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अब मामला शांति से नहीं बन पा रहा था, अब ये उग्र हुए जा रहे थे कि नहीं हम मांगेंगे नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, ठीक है। यानी अब हम मांगेंगे नहीं, अब हम छीन लेंगे, क्लियर है। तो इसीलिए एक बात मिंटो ने बोली थी बहुत पहले ही, और इनकी बात आकर सत्य हुई 1947 में। ये बात इनकी बिल्कुल सही हो गई और क्या हुआ, एक ऐसा देश जो एकता के लिए प्रसिद्ध था, आखिरकार उसका बंटवारा हुआ, 2 टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। एक भारत बना, एक पाकिस्तान, ठीक। और पाकिस्तान भी कैसे बना, 2 टुकड़ों में, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, जिसको आज हम बांग्लादेश जानते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हुई कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की शुरुआत की गई। अभी देखो, अभी ये बांट देंगे यहाँ पे और इसको और ज्यादा विस्तारित, अभी तो ये मुस्लिमों के लिए अलग कर रहे हैं, अभी इसको और आगे बांट देंगे, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए, सबको अलग अलग दे देंगे 1919 में। इसका और एक्सपेंशन करेंगे, यानी जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर आएंगे, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसमें है ध्यान रखना कि पहली बार वायसराय की
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। अभी तक वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करते थे, लेकिन पहली बार इसी अधिनियम के तहत, इसी पार्लियामेंटो सुधार के तहत, क्योंकि ये मांग बढ़ रही थी, क्यों अब इनको पता था ना कि भारतीयों को साथ भी रखना है, अलग नहीं कर सकते, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय जिनको एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये थे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक, अब देखो यहां से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी, भारत परिषद में भी 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया। तो ध्यान रखना, वायसराय की कार्यकारिणी में पूछे तो एसपी सिन्हा, और भारत परिषद में पूछे तो 2 लोग, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, ये 2 लोग शामिल किए गए थे। ठीक है, इनको याद रखिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता। ठीक है, तो पहली बार यहां से इन भारतीयों को भी हिस्सेदारी या उसमें परिषद में शामिल करने का प्रयास किया गया, और शामिल भी किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद को शामिल किया गया, और जो भारत परिषद ब्रिटेन या इंग्लैंड में थी, इसमें सत्येंद्र प्रसाद, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 2-3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। किस समिति की सिफारिश पर यह पारित किया गया? अरुंडेल समिति की। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा 1909 पार्लियामेंटो सुधार के रूप में। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा। भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य कौन थे? तो ये 2 लोग थे। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। ठीक है, लॉर्ड की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। क्लियर है? तो ये फैक्ट्स थे हमारे 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के। अगली बात हम करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब है हमारा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा भी बोलते हैं, सुधार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चाहे घोषणा लिख लो और चाहे सुधार कर लो। ठीक है, इसमें भी वही ध्यान रखना है, ये मॉन्टेग्यू जो है ये भारत सचिव हैं, भारत सचिव हैं ये, और जो ये चेम्सफोर्ड महोदय हैं ये इस समय वायसराय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या क्या प्रोविजन इसमें थे। अब इस 1909 से 1919 के बीच में भी कुछ घटनाएं फिर होती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है लखनऊ समझौता 1916। क्या होता है लखनऊ समझौते में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इनको जो है अंग्रेजों के इस व्यवहार का पता लग गया था, इस चाल का पता लग गया था कि हम लोग को बांट रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, ये एक साथ आ गए। अच्छा, एक दबाव और भी था, इसमें कुछ प्रावधान जो किए गए अभी मैं बात करूंगा, तो आप इससे रिलेट करिएगा, मेरी इन बातों को ध्यान में लाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। अब अंग्रेज चाहते हैं कि इसमें भारतीय हमारा सहयोग करें, तो अब यार एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात बनेगी। अब ये तो है नहीं कि एक तरफ लेते ही चले जाओ, कुछ दो ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ प्रावधान इसमें कर दिए गए जिससे भारतीयों को लगा कि हाँ अंग्रेज हमारे ऊपर भी कुछ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ
कुछ ऐसी चालें भी चली गई अंग्रेजों के द्वारा जिससे क्या लगा कि नहीं यार ये सब सिर्फ क्या है, दिखावा है। जैसे जिस सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का जो है इंट्रोड्यूस की गई थी या उसकी शुरुआत की गई थी 1909 में, उसको यहाँ पर और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया। अब क्या किया गया, जो सिख हैं, ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय हैं, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई। यानी जो बांटने का एक तरीका शुरू किया था अंग्रेजों ने, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक, इसको और बढ़ा दिया गया। तो यहां से मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसको जो है और बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज क्या की गई, यहां से ये बहुत पूछा था कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब यह था कि विषयों को बांट दिया गया। ठीक है, जो राज्य थे उनके विषय अलग कर दिए गए और जो केंद्र के विषय थे उनको अलग कर दिए गए। ठीक है, अब द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। द्वैध शासन जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं लियोनल कार्टिस। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई थी डायरकी। ठीक है, सबसे पहले इसी पुस्तक में इन्होंने जो है इसकी बात की थी। लियोनल कार्टिस को ही माना जाता है द्वैध शासन का जन्मदाता। इनकी एक पुस्तक थी कौन सी, डायरकी, और सबसे पहले द्वैध शासन की बात इन्होंने इसी पुस्तक में करी थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि द्वैध शासन के जनक कौन है, तो लियोनल कार्टिस को आप बताएंगे। क्लियर हुआ? चलो अगली चीज देखो, द्वैध शासन के साथ साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई। इसको मैं हटा रहा हूं। द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है, यानी अब सदन कितने होंगे, दो। जैसे आज की डेट में व्यवस्था क्या है, दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन हैं, एक उच्च राज्यसभा और निम्न कौन सा, लोकसभा। ऐसे ही यहाँ पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, जो आज हम अपने यहाँ चला रहे हैं। अब देखो हम लोग संवैधानिक विकास ही तो पढ़ रहे हैं, यही व्यवस्था तो है हमारे यहाँ, दो सदन है ना। तो एक सदन आपका जो उच्च था वो था विधान परिषद जो हमारा उच्च सदन हुआ था यहाँ पे। और दूसरा कौन सा बना, एक बना विधानसभा। ठीक है, ठीक। अगर आप देखें तो आपके सदनी जो संसदीय व्यवस्था है उसकी नींव आपकी यहीं से दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब जो प्रावधान तब थे वही अब भी हैं। जैसे बजट हमेशा कहाँ पेश किया जाएगा, विधानसभा में। ये प्रावधान तब भी वहाँ था कि बजट के बारे में, बजट को लेकर मोनोपोली थी, सर्वाधिक जो सब शक्तियाँ थी वो विधानसभा के पास थी, आज भी वही है। ठीक है, बजट को लेकर सारी पावर किसके पास है, इनके पास है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब अभी तक क्या होता था कि प्रतिनिधि चुनते थे लोगों को। अब क्या हुआ, जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी और इसी के साथ महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक, कि महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है ना, और जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू की गई, ये भी प्रावधान आपसे पूछा जा सकता है कब किया गया है कि नहीं। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्वैध शासन, ये सारी बातें आपकी कहाँ से शुरू हो गई, 1919 का जो क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम किया गया यहाँ पे, लोक सेवा विभाग। ठीक है, यानी लोक सेवा विभाग जो है इसकी भी स्थापना की गई।
और अगली चीज़, यहाँ पर जो बजट अभी तक एक ही पेश होता था उसको अलग कर दिया गया और अब केंद्र का अलग बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट, या ऐसे लिख लो राज्य के बजट को, राज्य के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अगर दूं तो आप लोग मुझे आंसर करिएगा, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जल बजट पेश किया है? अगर आप लोग में से उत्तर किसी को पता है या कहीं से आप निकाल सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम जल बजट पेश किया है? ठीक है, आपने रेल बजट अलग से देखा होगा, आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन एक ऐसा राज्य भारत का भी पहला बना है जिसने जल बजट पेश किया है। हालांकि लगभग उत्तर सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, चलिए यहाँ लौटिए। दूसरी शब्द, अब देखो इसके प्रोविजन जो थे, राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर विषयों को भी बांट दिया गया था कि राज्य को कौन कौन से विषय मिलेंगे और कौन कौन से विषय किसके होंगे, गवर्नर या केंद्र के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपके भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार या घोषणा की गई थी, इसके द्वारा इनको लाया गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसका विस्तार कर दिया गया। जो 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को दी गई थी, इसको बढ़ा दिया गया। आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई और जो भी धर्म थे उनके लिए अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, सबको अलग अलग बांट दिया गया, यानी डिवाइड एंड रूल को और भी अधिक और ऊंचे लेवल पर ले गए। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या हुआ, द्वैत शासन लगाया गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया द्वैत शासन। द्वैत शासन लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, यानी विषयों का बंटवारा कर दिया गया, केंद्र और राज्य के विषयों को अलग अलग कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वैत शासन का जनक पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कौन थे। लियोनेल कार्टिस थे, इन्होंने एक बुक अपनी लिखी थी डायर की, इसी में इन्होंने इसका विस्तार से उल्लेख किया था कि द्वैत शासन क्या था। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल मैंने मूल अधिकारों में बताया था, एक कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिन्होंने विधि के समक्ष समता की बात को व्याख्यायित किया था, कौन था? आप लोग इसको भी कमेंट में बताइएगा। ठीक, द्वैत शासन हो गया। इसके बाद द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी, यानी विधान परिषद और विधानसभा की बात की। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और महिलाओं को भी निर्वाचन का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। और लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। राज्य के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ मेन जो फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक, 1919 के बाद हम सीधे पढ़ेंगे किसको, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आप विश्वास करिए, जो आपका संविधान, जो हमारा संविधान है, उसमें लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं, 200 से ज़्यादा ही, जो या तो सीधे वहीं 1935 के अधिनियम से ले लिए गए हैं या उनमें कुछ बदलाव करते हुए उनको ले लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर किसका पड़ा है, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आया था, उसका पड़ा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा, जहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि 1 या 2 क्लास में आपका इस संवैधानिक विकास का चैप्टर खत्म हो जाए और हम सीधे किस पर चलेंगे, संविधान सभा और संविधान के निर्माण पर। ठीक है, संविधान सभा को लेकर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें भी जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ें वहाँ भी ज़्यादा मिलेंगी।